सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सत्य के साथ सुभाषणी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे पैनल में जो आज जुड़ेंगे एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और बेबाक बातचीत के जो है वो माहिर हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। उनसे मेरी सीधी रूबरू बातचीत रहेगी। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे उन सभी से मेरी प्रार्थना अपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना। दोस्तों, आज जो है राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसी अवसर पर जो है बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। धन्यवाद सुभाष भाई। लक्ष्मीकांत जी, राजीव जी के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि आज पुण्यतिथि है राजीव जी की। देखिए, आज भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस दुनिया के डायनेमिक पर्सनैलिटी जिस नेता की जानी जाती है, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1991 में राजीव गांधी जी की एक आतंकवादी घटना में हत्या हुई थी, बलिदान हुआ था उनका। तो आज का दिन हिंदुस्तान में बलिदान दिवस के रूप में और साथ ही साथ आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल और केवल हिंदुस्तान के बारे में, देश के बारे में, भारत के बारे में, किसी जाति समुदाय की बात नहीं वो करते थे। वो पूरे हिंदुस्तान की बात करते थे कि हिंदुस्तान जहां बसता है सबकी राजनीति की है। आज की जो सरकार है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं, राजीव गांधी असल में जो शख्सियत थे, वो जो राजीव गांधी थे जिन्होंने सबसे पहले राम राज्य का सपना संजोया था। जिस राम राज्य की बात ये भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग करते हैं, वो राजीव गांधी थे जिन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा हिंदुस्तान में उठाया था। और मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूं और फक्र के साथ भी कहता हूं कि इस दुनिया में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा, कोई बिरला व्यक्ति होगा जिसने अपनी सरकार के रहते भ्रष्टाचार की बात की। राजीव गांधी वो शख्सियत, इस दुनिया की पहली और अकेली शख्सियत आज तक की, कल कोई होगा मैं नहीं कहता, लेकिन आज तक की इतिहास में दुनिया के राजीव गांधी अकेली वो शख्सियत है जिसने अपनी सरकार में खुद भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और ये कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे आम आदमी तक 10 पैसे जाते हैं। इसके लिए बोलने के लिए सुभाष भाई जिगरा चाहिए, जिगरा। वो जिगरा राजीव गांधी में था। राम राज्य की बात राजीव गांधी ने की। मैं आपके माध्यम से इस देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपके चैनल के दर्शकों को, पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीजें मेरे पास हैं जो संभवतः जो आज की नौजवान पीढ़ी को नहीं पता। मैं बिल्कुल पक्के तौर पर कहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी को, खास तौर पर वो लोग जिनकी उम्र करीब 30-35 साल तक की है, उनको राजीव गांधी के बारे में कुछ नहीं पता। इतना पता है जितना कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल करके बताया है। हकीकत वो लोग नहीं जानते, क्योंकि वो उस दौर में पैदा हुए हैं जब सब सुख सुविधाएं उनको मिली हैं और उनके पूर्वजों ने, कह लीजिए, या उनके बड़ों ने उनको वो बातें नहीं बताई। मैं राजीव गांधी के बारे में वो खुलासे करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी को कोई मैंने बहुत करीब से नहीं देखा, लेकिन राजीव गांधी जी को पढ़ा खूब है, मैंने बहुत पढ़ा है। जब उनकी हत्या होती है, उस वक्त मेरी उम्र 22-23 साल की थी, तब मैं युवा कांग्रेस में काम करता था। 1991 में वो 14 मई को यहां पर आए भी थे कुरुक्षेत्र में एक रैली करने के लिए। वो चेहरा ना दिल से जाता है ना दिमाग से जाता है। वो मनमोहक मुस्कान, उनका बोलने का जो लहजा था, हर आदमी को प्यार से बुलाना, सबके सर पर हाथ रखना, इस तरीके से जो उनकी वो थी, जब वो चलते थे तो ये लगता था कि वाकई में हिंदुस्तान का कहीं शेर चलता है। तब उसको 56 इंच की छाती बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज तो बोलनी पड़ती है कि 56 इंच का सीना है, लेकिन उसके सीने को दुनिया 56 इंच का कहती थी, उसके जिगरे को कहती थी, उसके हौसले को बोलती थी। उन राजीव जी ने कभी दिखावे की राजनीति नहीं की। ऐसे बहुत से प्रसंग है जो देश के लोगों को नहीं पता। एक प्रसंग आता है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार बीमार हो गए थे और कहते हैं कि जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे उस वक्त में, कोई बीमारी वगैरह का चक्कर था, तो इलाज का कोई चक्कर है, विदेश जाना था, तो ऐसा कहा जाता है कि राजीव जी ने उनको जो जिस प्रकार से विदेश पर डेलीगेशन जाते हैं देश के हमारे, उस डेलीगेशन में भेजा था
और ये कहा था कि आप वहां पर अपना इलाज करवा के आइए। और बताया यह जाता है कि इस बात का खुलासा कभी राजीव गांधी ने नहीं किया। आज तो नरेंद्र मोदी कहता विपक्ष मुक्त भारत, फलाना मुक्त भारत, एक पैसे की मदद करके पूरी दुनिया को चिल्ला करके बताते हैं वो लोग। लेकिन राजीव जी ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मदद की थी। ये पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाद में कहीं पर इस बात का खुलासा किया है कि राजीव गांधी ने विदेश में मुझे इलाज के लिए भेजा था। ये राजीव गांधी की शख्सियत थी, जिस राजीव गांधी को बदनाम किया जाता है। राजीव गांधी की कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सबसे पहले क्या है कि डिजिटल इंडिया की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। डिजिटल इंडिया, कंप्यूटर क्रांति हम लेकर के आए हैं, हमने पूरे भारत को डिजिटल कर दिया है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत या कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने की थी। और एक और वाक्य, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं अगर कांग्रेस के अलावा किसी नेता को यह मानता हूं कि किसी में देशभक्ति की भावना थी, तो वो एकमात्र अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कांग्रेस से अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति उनके अंदर थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिस वक्त राजीव जी प्रधानमंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत सूझबूझ वाला नेता माना जाता है, वो थे, उनकी शख्सियत बहुत ऊंची थी, लेकिन वो शख्स भी कंप्यूटर क्रांति का विरोध करने के लिए संसद में बैलगाड़ी पर गए थे। बैलगाड़ी पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कंप्यूटर का विरोध करते हुए, डिजिटल इंडिया का विरोध करते हुए, जिस डिजिटल इंडिया का, जिस कंप्यूटर क्रांति का श्रेय नरेंद्र मोदी लेते बोलते हैं। कहां से नरेंद्र मोदी आ गए भाई? राजीव गांधी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, कभी पोस्टर नहीं लगवाए कि मैं कंप्यूटर क्रांति लेकर के आया हूं। लेकिन मैं इस देश के नौजवान को, जो खासतौर पर 35-40 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, उनको बताना चाहता हूं कि उन्हें किसी ने यह बात बताई नहीं है। वो तो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि 2014 में कंप्यूटर आया, डिजिटल इंडिया आया, लेकिन दोस्तों असल में जो कंप्यूटर क्रांति का जनक है, जो डिजिटल इंडिया का जनक है, वो राजीव गांधी है। राजीव गांधी लेकर के आए थे। मोबाइल क्रांति राजीव गांधी लेकर के आए थे, जो आज हाथ में 1-1 फुट के मोबाइल लेकर के घूमते हैं ना, और जिस पर राजीव गांधी को गालियां दी जाती हैं, वो भी संसाधन, वो मोबाइल क्रांति, वो कंप्यूटर क्रांति, वो डिजिटल इंडिया राजीव गांधी की देन है। लक्ष्मीकांत जी, वोट का अधिकार जो 18 से 21 साल था, उसको भी राजीव गांधी जी लेके जी 21 साल की उम्र चुनाव में वोट डालने की होती थी। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस बात को महसूस किया। वो ज्यादा से ज्यादा ताकत आम आदमी को देना चाहते थे। उस ताकत देने के लिए उन्होंने सबसे पहले देश के युवा को छांटा। राजीव जी कहते थे कि जब युवा आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। युवा को आगे बढ़ाने के लिए राजीव गांधी जी ने वोट का अधिकार दिया, जिस युवा के माध्यम युवाओं को बताना चाहता हूं, जो मोदी के जो कहीं ना कहीं मतलब उसमें बहकावे में जो युवा आया है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि वो मोदी को वोट तभी दे पाए जब राजीव गांधी ने उम्र वोट की 21 साल से घटाकर 18 साल की थी। मतलब राजीव गांधी ने यह मानना था कि 18 साल का जो नौजवान है वो इस देश का बोझ उठाने के काबिल है। उसने 18 साल के नौजवान पर भरोसा किया। हम दूसरे शब्दों में यह बात कह सकते हैं। पंचायती राज की बात आती है। पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाले राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी ने यह देखा था, जिस प्रकार से उन्होंने, मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि ऊपर से 1 रुपया आता है और नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं। वो इसी संदर्भ में था कि पंचायतों के अंदर जो ग्रांट जाती थी, जो जिस प्रकार से होता था गांव में बीडीपी अफसरशाही जो होती थी उस वक्त, उसमें राजीव जी ने महसूस किया कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो गांव तक किया जाए। पहले जो सत्ता थी वो केंद्र तक सीमित थी, राज्यों तक सीमित थी, लेकिन राजीव जी ने महसूस किया कि सत्ता को जो है वो नीचे तक ले जाया जाए और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। पंचायती राज प्रणाली को लागू किया, सरपंचों को अधिकार दिए गए, जिला परिषद को अधिकार दिए गए, ब्लॉक समिति को अधिकार दिए गए। इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और आम आदमी को, आम नागरिक को, आम ग्रामीण को, गांववासी को, पहले गांव में राजनीति कहां थी? ज्यादातर जो राजनीति थी वो शहरों तक सीमित थी, बड़े घरानों तक सीमित थी, ज्यादा लोग उसमें जुड़ते नहीं थे। लेकिन राजीव गांधी जी ने वोट का अधिकार देकर के साथ में ये जो पंचायती राज प्रणाली जो लागू की है, उसके अंदर सबको वोट का अधिकार मिला, अपनी हिस्सेदारी करने का अवसर मिला। जो गांव का गरीब व्यक्ति था, फिर आरक्षण दिया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। पहले ये नहीं था। ये
टोटल राजीव गांधी की देन है। और मेरा यह मानना है कि अनुसूचित जाति के भाइयों को, पिछड़ा वर्ग के भाइयों को, महिलाओं को ये राजीव गांधी का एहसानमंद होना चाहिए। राजीव गांधी को जो है मानना चाहिए इस बात के कि राजीव की देन है। और राजीव ने इस देश के नौजवान को, इस देश की महिला को, आम ग्रामवासी को, ग्रामीण को, जो छोटे तबके के लोग हैं, सबको ये राजनीतिक रूप से सक्षम होने का अधिकार जो दिया वो राजीव गांधी की देन है। राम मंदिर के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि राम मंदिर के भी बता रहे हैं कि राजीव जी का उसमें शुरू में पहले रोल राजीव जी का ही था। बिल्कुल सुभाष भाई, देखिए राम मंदिर के निर्माण की जहां तक बात आती है, मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर इस देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के बहकावे में ना आए, भाजपा के झूठ के बहकावे में वो ना आए। हकीकत यही है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर आज बन रहा है वो मंदिर भी राजीव गांधी की देन है। क्यों देन है? देखिए साहब, मंदिर क्या चीज होती है, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए। कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग, कोई बहुत आलीशान भवन बनाना मंदिर नहीं होता है। मंदिर होता है पूजा स्थल। मसलन मेरे घर में 4 कमरे हैं, एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है, एक लॉबी है, 2 बेडरूम है। मैं उस स्थान, उस अपने मकान के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में कोई ऐसा छोटा कमरा बनाता हूं 3 बाई 4 का, 4 बाई 5 का, कि जहां पर भगवान की मैं मूर्ति रखूं और वहां पर सुबह शाम मैं बत्ती लगाता हूं, धूप बत्ती करता हूं। तो उसको भी तो मंदिर कहते हैं ना हम घर में। जब हम कहते हैं किस चीज को, मान लिया आप अपने बच्चे को बोलते हो घर में एक छोटा मंदिर बनाया हुआ है, तो आप उसको ये नहीं कहते ना कि मंदिर के अंदर यहाँ कोई बड़े बड़े जो हम मूर्तियां बड़ी रखी हैं। आप तब ये कहते हैं कि यार बोला माचिस कहाँ रखी है, नहीं मिल रही, तो बेटे को बोलोगे यार मंदिर में रखी है जो आपने घर में बनाया हुआ है। पुराने मकानों में जब हम गांव में रहते थे, एक दीवार के अंदर इतना सा एक स्पेस, जिसको बोलते हैं आड़ा बोलते थे उसको, हरियाणा के अंदर आड़ा रखते थे। उस आड़े में जिस भी भगवान को हम मानते थे, भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को, शिव को, माता को, उसकी मूर्ति, उस वक्त ज्यादा पोस्टर नहीं होते थे, मिट्टी की मूर्ति हम रखते थे, उसको भी मंदिर बोलते थे। मंदिर क्या है कि मंदिर वो जगह है जहां पर हम बैठ के 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भगवान का नाम आराम से ले लें, अपने पूज्य जो लोग हैं हम उनकी पूजा अर्चना कर लें, वो स्थान मंदिर बन जाता है। वो मायने नहीं रखता कि एक बड़ी बिल्डिंग है, वो ये मायने नहीं रखता कि वो एक बड़ा कमरा है, वो ये मायने नहीं रखता कि उसके अंदर 50 कमरे हैं। मायने सिर्फ ये रखता है कि उस छोटे से स्पेस के साथ उस परिवार की भावनाएं जुड़ी हैं। आपके परिवार में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, और उस दीवार में वो छोटा सा आड़ा है और उस आड़े के अंदर एक मिट्टी की मूर्ति माता की रखी हुई है। आप सुबह शाम उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, तो वो जो जगह है, वो जो आड़ा है, उस आड़े को भी हम मंदिर बोलते हैं। तो राजीव गांधी ने क्या किया था कि 1947 से लेकर, देखिए वैसे तो स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही सबसे पहले मंदिर की शुरुआत की थी, वहां पर मूर्ति स्थापना की बात की थी। लेकिन बाद में मामला क्या आया, क्योंकि मुसलमान भाइयों ने इस बार आपत्ति उठाई और ऐसा लगा नेहरू जी को और पटेल जी को, जब ये लगने लगा कि देश ताजा ताजा आजाद हुआ है और देश के डेवलपमेंट के लिए मंदिर मस्जिद को छोड़ करके आगे बढ़ना जरूरी है, परियोजनाएं दूसरी लागू करनी है, फैक्ट्रियां बनानी है, भाखड़ा डैम बनाने हैं, देश के अंदर कंपनियां खड़ी करनी है, देश के अंदर जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसको डेवलप करना है। उन मुद्दों को लेकर के जब महसूस किया गया कि हमें आगे बढ़ना है, तब इस मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को सरकार ने बंद कर दिया था और वहां पर जो है वो दरवाजे उसके बंद थे। लेकिन 1986 के अंदर राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उनको क्या लगा, क्या महसूस हुआ, मैं वहां तक तो नहीं जा सकता क्योंकि वो तो मेरे से बहुत पहले की बात है। लेकिन जितना लिखा पढ़ा है, जो देखा है, कि राजीव जी ने कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि हिंदुओं का आस्था का स्थल है। 1986 में जनवरी के महीने में राजीव गांधी जी ने सबसे पहले के जो अयोध्या के सालों से जो दरवाजे बंद पड़े थे, वो दरवाजे खुलवाए और वहां पर जो रामलला थे, जो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई सालों तक टेंट में बिठा के रखा और आज मंदिर का श्रेय लेना चाहते हैं, राजीव जी ने जब वो कपाट खुलवाए, अयोध्या के दरवाजे खुलवाए, रामलला के दर्शन शुरू करवाए, मंदिर तो 1986 में वो तभी बन चुका था भाई, जब राजीव जी ने दरवाजे खुलवाए, क्योंकि वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी थी, पूजा पाठ शुरू हो चुका था। और जिस जगह पर पूजा पाठ शुरू हो जाता है, हम उसको मंदिर बोलते हैं। ये इस देश की नौजवान पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूं। दूसरा जो इसमें कंसेप्ट आता है, जब मंदिर निर्माण की बात आती है, राजीव जी ने
जब दरवाजे खुलवा दिए, वहां पर पूजा अर्चना शुरू करवा दी, तब तीसरा जो स्टेप आता है वो ये आता है कि मंदिर के लिए भवन बनाना है। उसके लिए राजीव गांधी का बलिदान भारतीय जनता पार्टी तो क्या पूरी दुनिया में कोई भूल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी एक ईंट लगाते हैं ना, एक ईंट, वहां पर अपनी फोटो चिपका करके आते हैं। राजीव गांधी जी ने 6 नवंबर 1989 को अयोध्या के अंदर मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा, लेकिन वहां पर खुद अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। वहां पर किसकी ड्यूटी लगाई गई थी? जो उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, अशोक सिंघल जी थे, और एक जो कोई और इनके जो लोग थे, जो धार्मिक संगठनों के लोग थे, जो संत लोग थे वो, और तत्कालीन जो गृह मंत्री थे बूटा सिंह जी, और एनडी तिवारी जी जो उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे प्रदेश के। इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई। इन्होंने मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा, लेकिन उसी दौरान में आचार संहिता लग गई, और आचार संहिता लगने के कारण एनडी तिवारी और बूटा सिंह जी मंदिर के शिलान्यास पर नहीं जा सकते थे। अब तो